20 जनवरी 2016 उत्तर प्रदेश। अचानक पुलिस स्टेशन में हुड़दंग की एक खबर आती है। तुरंत पुलिस दल रवाना होता है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ता है। इस लाठी चार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर थे उन्हें सस्पेंड करने की वार्निंग दी जाती है। इसमें एक महिला दरोगा सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। सुनीता पिछले 2 सालों से पुलिस मुख्यालय में नौकरी कर रही थी। सुनीता के परिवार में उसका पति और एक 7 साल का बेटा भी था। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसीलिए वह अपने बेटे के साथ वहीं रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहती थी। सस्पेंड करने की वार्निंग से सुनीता उपाध्याय बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। इसीलिए वो मदद के लिए अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती है। कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा। 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, हाँ खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता अंदर जाती है और देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। ये देखकर सुनीता को शॉक लगता है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वह उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि कैसे बुलाना हुआ। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी ग्लास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस की महफिल में 80% लोग शराब पीते ही है। ये जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैग लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। कुलदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और वे क्या करते हैं। सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेला ही रहता है। इस प्रकार बातचीत का दौर शुरू होता है। सुनीता अब तक 3 पैग शराब पी चुकी थी और नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी डर जाती है, पर कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। सुनीता को समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे मना करे, क्योंकि वह मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के भी कदम हल्के हल्के बहकने लगे थे। फिर भी वह कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता जा रहा था। कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसकी बातों में आ जाती है। एक एक कर और पैग चलते हैं और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। सुनीता इस समय पूरी तरह नशे में थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो अपने आप को निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पाती है। उसे याद आने लगता है कि रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर बहुत पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वह होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। सुनीता जब पलट कर देखती है तो दीवार पर लगी हुई टीवी में एक वीडियो चल रहा होता है। जब वह वीडियो देखती है तो हैरान रह जाती है। वीडियो में वह खुद नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है। सुनीता उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखती है। कुलदीप मुस्कुराता है। सुनीता पूछती है, सर ये सब क्या है?
एक तो आपने मेरे साथ गलत काम किया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसे टीवी पर चला रहे हैं। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो बस मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जब मन कर सके देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वह बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता था। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक रात कुलदीप सुनीता से कहता है, सुनीता, मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है। वे तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त रखी है। अगर तुम वह शर्त पूरी कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता पूछती है, सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों अभी कर रहे। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज्यादा नाटक मत कर। तुझ जैसी को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती है। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में कुलदीप यादव के केबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंक कर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई हूं। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा, तुझे जो करना है कर ले। तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। याद है ना वो वीडियो? सुनीता गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से निकल जाती है। थाने में सबको अब पता चल चुका था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के पास चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वह सिपाही से पूछता है कि सुनीता जी कहाँ है? सिपाही आश्चर्य से पूछता है, आप कौन है? तो व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूं। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी है और 4 दिन पहले ही वह यहां से कहकर गई थी कि वह अपने पति के पास जा रही है। अजय कहता है कि वह उसके पास तो नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और अपनी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज करने की सलाह देते। पुलिस सुनीता का फोन ट्रैक करती है और उसके फोन का आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। 2 दिनों बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वह सुनीता उपाध्याय ही है। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता की कॉल डिटेल्स निकालती है। उसके फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के अगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने आता था
और एक महिला सिपाही उससे कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वह कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, यह आप क्या कह रही है? तब वह महिला सिपाही पूरा वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां दोनों की बहस और लड़ाई हुई थी। अजय के भी दिमाग की घंटी बजने लगती है और वह सोचता है कि जरूर सुनीता के साथ उस रात कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था और उसका प्रभाव और ऊपर तक पकड़ थी, इसीलिए पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। जब थाने में कोई मदद नहीं मिली तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दांव पेच जानता था, मीडिया में जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर जाता है और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साफ नजर आता है, जो वहां फोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और ये वही समय था जब सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होता है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो सच्चाई बता देता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फोन कर बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने कहा था कि अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देंगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ते में आ गया और सुनीता से प्यार से बात करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को पीसीओ से फोन किया ताकि उसका खुद का नंबर ना दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बैठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है।